लास्ट क्लास में आप लोग को समास कंप्लीट हो गया था और कुछ आप लोग को अनेक शब्दों के लिए एक साथ बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण का क्या परिभाषा था? बताइए, विशेषण की परिभाषा क्या थी? बहुत बढ़िया, भूल चुके हैं आप लोग। जब विशेषण नहीं पता तो क्रिया विशेषण कैसे पढ़िएगा, ये बताइए। क्या? थोड़ा सा ही तो है। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो विशेषण जो था वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बतलाता था, उसे हम लोग विशेषण कहते थे या विशेषण कहते हैं। उसमें भी उसके प्रकारों को हम लोगों ने पढ़ा है। उसी प्रकार जिस प्रकार विशेषण जो है वो संज्ञा और या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है, तो लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या है? उस लड़की का विशेषता है। और लड़की क्या है? लड़की सर्वनाम है ना? लड़की सर्वनाम है। तो इस वाक्य में वो किसकी विशेषता को बतला रहा है? सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। तो वो सुंदर क्या हो गया? वो हो गया विशेषण। तो जिस प्रकार, लिखिएगा, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिएगा। लिखिएगा, जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? करने का बोध हो। एग्जाम्पल? सोचना पड़ रहा है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, जागना, हंसना, खेलना, चलना, सब तो क्रिया ही है। ठीक है, तो क्रिया का जो विशेषता को बतलाएगा वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। जैसे एक हम आपको वाक्य बता रहे हैं, जैसे वह लिखता
है। ठीक है, इस वाक्य में लिखना जो है क्या है, क्रिया है। ओके, लेकिन इस वाक्य में विशेषण नहीं है। अगर हम इसी वाक्य को हल्का सा मॉडिफाई करें और लिखें कि वह धीरे धीरे लिखता है, ठीक है, तो इस वाक्य में भी क्रिया क्या है, लिखना। यहाँ इस सवाल है कि वह कैसा लिखता है या कैसे लिखता है, तो वो धीरे धीरे लिखता है। तो किसकी विशेषता को बतला रहा है, लिखने की विशेषता को बतला रहा है। तो लिखना क्रिया हुआ और ये क्या है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। उसी प्रकार और 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें बहुत तेज जो हो जाएगा वो क्या है, क्रिया विशेषण है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इस वाक्य में जल्दी जो है वो क्रिया विशेषण है। चलिए इसके प्रकार लिखिएगा, क्रिया विशेषण के प्रकार। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसके ऊपर हेडिंग दीजिएगा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। दूसरा लिखिएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। तीसरा है स्थानवाचक। और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चार प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले लिखिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वो क्रिया विशेषण शब्द, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया
क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाँ, तो क्या इसमें बताया गया कि वैसा शब्द जो हमको क्रिया के समय के बारे में बताता है, क्रिया का होने का समय के बारे में बताता है, वैसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल लिखिए। श्याम कल मेरे घर आया था। श्याम कल मेरे घर आया था। इस वाक्य में क्रिया क्या है? आया, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर किस जगह में क्रिया के समय का बोध हो रहा है? क्रिया का समय कौन सा शब्द है जो बोध करा रहा? कल। ये क्या है? क्रिया विशेषण। इस वाक्य को आप अच्छे से देखिए तो इसमें क्या है कि श्याम कल मेरे घर आया था, तो आना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें समय का जो बोध करा रहा है वो क्या है? वो कल। यानी ये विशेषता बतला रहा है कि वो कब आया था? तो कल आया था। तो इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो क्या हुआ आपका? कल। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। परसों बरसात होगी। परसों बरसात होगी। इसमें बरसात होना क्रिया है और कब हो रहा है? तो परसों। तो परसों जो हुआ वो समय का बोध करा रहा है, तो वो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। और लिखिए एग्जाम्पल। मैंने सुबह खाना खाया था। मैंने सुबह खाना खाया था। इस वाक्य में क्या होगा? सुबह। ये समझ में आ रहा है इसमें किस प्रकार से समय का बोध बता रहा है? कोई भी कार्य किस वक्त में किया जा रहा है या किया गया था, तो जिस जगह में समय का बोध हो रहा है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। काल का अर्थ तो वही होता है ना, टाइम या समय। दूसरा लिखिएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द, हाँ रीति, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की, जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीकों के बारे में बताते हैं, विधि या तरीकों के बारे में बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद बताते हैं। लिखिए, हिमांशु ध्यान से चलता है। हिमांशु ध्यान से चलता है। वह फटाफट बोलता है। मैं अच्छी तरह से काम करता हूँ। मैं अच्छी तरह से काम करता हूँ। वह तेजी से मेरी ओर आ रहा है। वह तेजी से मेरी ओर आ रहा है। ओके, क्या बताया गया रीतिवाचक में कि ऐसे शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीकों के बारे में बताता है, मतलब किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, जो इसका वर्णन करे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल बताया गया कि हिमांशु ध्यान से चलता है। यहाँ पर चलना क्या है? क्रिया है। तो वो किस प्रकार चल रहा है? ध्यान से चल रहा है। तो ध्यान जो होगा वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल था, वह फटाफट बोलता है। तो वो कैसे बोल रहा है? फटाफट बोल रहा है। तो फटाफट जो हो गया वो क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। ठीक है। तेजी से, धीरे धीरे, जल्दी, ये सब क्या है? ये आपका तरीका बताता है, इसलिए ये हमारा रीतिवाचक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप लोग उसको अंडरलाइन कीजिएगा, जो शब्द क्रिया विशेषण है, ताकि आप लोगों को पहचान में आए कि वो क्रिया विशेषण है। अंडरलाइन कीजिएगा, वो क्रिया विशेषण है। हाँ, अच्छी तरह जो है, हाँ वो है आपका क्रिया विशेषण, और तेजी से जो है वो है आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब वैसी क्रियाएं, वैसे विशेषण शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि वह कार्य किस स्थान पर हो रहा है, वैसे शब्दों को हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल लिखिएगा, तुम अंदर जाकर बैठो। तुम अंदर जाकर बैठो। इस वाक्य में बैठना जो है वो क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर स्थान के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कहाँ जाने की बात की जा रही है, किस स्थान पर? अंदर। तो ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया
विशेषण। उसी प्रकार हम छत पर सोते हैं, हम छत पर सोते हैं। यहाँ पर छत पर जो हो जाएगा वो है आपका स्थानवाचक। नेक्स्ट लिखिएगा, वे लोग मुझसे बहुत दूर बैठे हैं। वे लोग मुझसे बहुत दूर बैठे हैं। यहाँ पर बहुत दूर जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। हाँ, तुम अपने दाहिने ओर चले जाओ। तुम अपने दाहिने ओर चले जाओ। यहाँ पर दाहिने ओर जो है वो क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इससे क्या पता चल रहा है, जो क्रिया हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग उस स्थान को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आधार पर पहचानते हैं या पहचानेंगे। हाँ, दाहिने ओर हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण कॉमा संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण को इंग्लिश में क्वांटिटी बोला जाता है। वैसे शब्द देखिएगा जिससे आपको क्रिया के परिमाण यानी उसकी क्वांटिटी का, उसकी मात्रा क्या या फिर उसकी संख्या का पता चलेगा, वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तुम थोड़ा अधिक खाओ। इस वाक्य में कौन सा है क्रिया विशेषण? थोड़ा कैसे? थोड़ा खाने बोला गया, अधिक खाने बोला है? अधिक खाने बोला गया, तो अधिक जो है वो क्रिया विशेषण है? नहीं। आप इस वाक्य को पढ़िए तो क्या पता चलेगा? हम बोलेंगे तुम थोड़ा दूर जाकर बैठो, तो हम उससे क्या बोलेंगे? दूर बोलेंगे कि पास बोलेंगे? थोड़ा, थोड़ा यानी तो कम होता है ना। लेकिन यहाँ से हमको वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि हम उसको दूर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो दूर जो होगा वो क्रिया विशेषण है। समझ में आया? थोड़ा से भी वाक्य बनेगा, उसमें भी होगा आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं अपने भाई से ज़्यादा पढ़ता हूँ। ज़्यादा पढ़ता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा होगा,
लिखिएगा नेक्स्ट, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, थोड़ा पानी लेकर आओ। इस वाक्य में थोड़ा शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट लिखिएगा, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, पर्याप्त नींद नहीं ली। इस वाक्य में पर्याप्त शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मतलब पूरा, जितना आवश्यक है उतना, ठीक है। जैसे उसके लिए वो पर्याप्त है, मतलब उसके लिए जो उतना आवश्यकता है उसके अनुसार, ठीक है। तो क्रिया विशेषण का ये 4 प्रकार है जो कि अर्थ के आधार पर है। क्रिया विशेषण हम लोग किसको कहेंगे? जो क्रिया का विशेषता को बतलाता है। आप अगर इसका ये पैटर्न देखेंगे उदाहरण का जितना भी, तो आप सब में ये देखेंगे कि ये क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया के पहले लगता है और उस शब्द यानी उस क्रिया की विशेषताओं को बतलाता है। हर जगह में आप देखिएगा कि क्रिया के पहले ही है। अब तुरंत पहले हो या फिर बहुत पहले हो ये चलेगा, लेकिन पहले लगता है, बाद में नहीं लगता है। ये सब है जो आपका क्रिया विशेषण है। और ये प्रकार जो बताया गया, मेरे को नहीं लगता कि प्रकार के आधार पर प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने बता दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा आपको क्रिया विशेषण तो इसी प्रकार से आएगा कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। लेकिन अगर फिर भी प्रकार आता है तो ये तो इसके शब्द के आधार पर ही आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण का बात किया जा रहा। काल का अर्थ समय होता है, स्थान मतलब स्थान, परिमाण मतलब क्वांटिटी। रहा बात रीति का, तो उसमें हम बता दिए हैं कि जिस तरीके से या जिस विधि से कार्य को किया जा रहा है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोग लेकिन पीछे का चीज़ भूलते जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? बेसिक चीज़ है, कम से कम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चीज़ों को मत भूलिए। ये आधार है आपका, इसको भूल जाइएगा तो बाकी और चीज़ कैसे पढ़िएगा, समझे? तो आज हम लोग का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इसके बाद का जो टॉपिक है उसको आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखिएगा, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक या फिर संबंधवाचक। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है, इसको पढ़िए। ये बहुत इजी और बहुत थोड़ा सा है, ये समझना आसान है, हिंदी में पढ़ना आसान है, इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल है प्रीपोजिशन, क्योंकि बहुत सारा होता है। चलिए लिखिएगा इसका डेफिनेशन। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक
उसे संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक कहा जाता है। यानी अगर एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम है तो एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े हैं? पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है ना? बताते अभी। इंग्लिश की ओर जाइएगा प्रीपोजिशन के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके आधार पर आप पता नहीं लगा पाइएगा कि किस जगह पर आप कौन से शब्द का प्रयोग कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ एक एक शब्द का, एक एक हिंदी के शब्द का 3-3 अर्थ होता है इंग्लिश में। जैसे मे एक शब्द है जिसको प्रीपोजिशन या संबंध बोधक कहते हैं। हम बताते हैं आपको इसका एग्जाम्पल। इन मतलब में, इनटू मतलब भी में ही होता है और इनसाइड मतलब भी में ही होता है। ये हिंदी का एक शब्द है और इंग्लिश का 3-3 शब्द है। तो इंग्लिश में पढ़ने जाएगा तो थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको ये पता करना होगा कि कहाँ इन का प्रयोग होता है, कहाँ इनटू का प्रयोग होता है, कहाँ इनसाइड का प्रयोग होता है। समझे? तो ये इंग्लिश में इसलिए कंफ्यूजन है, हिंदी में आसान है। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, बता रहे। विद्यालय के सामने बगीचा है। ये सारा शब्द जो है ना, ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन है, यानी संबंध वाचक या संबंध बोधक है। लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पहला जो एग्जाम्पल हम बताएं, क्या बताएं? विद्यालय के सामने बगीचा है। यहाँ पर विद्यालय क्या है? संज्ञा है। बगीचा क्या है? ये भी संज्ञा है। यहाँ पर 2 संज्ञा है। जैसा कि हम आपको ये लिखवाएं परिभाषा, उसमें क्या बताएं कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध बतलाने वाले शब्द होते हैं वो आपका संबंध बोधक कहलाते हैं।
अब हम इस दोनों के बीच संबंध किस शब्द से स्थापित कर रहे हैं? के सामने, कि विद्यालय के सामने बगीचा है। इन दोनों के बीच संबंध जो स्थापित हो रहा है वो इस शब्द से हो रहा है। तो ये आपका क्या है? संबंध बोधक। देखिए इसके प्रकार पे भी जाइएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम लोग प्रकार के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे उस टेबल पर एक किताब रखी है, तो किताब कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है, तो पर जो हो गया वो कहलाएगा आपका संबंध बोधक। ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल, जैसे कि बेड के नीचे बॉल है, बेड के नीचे, बेड यानी पलंग, पलंग के नीचे एक बॉल है, तो वो बॉल और बेड के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है कि वो बॉल कहाँ पर है? तो बेड के नीचे है। तो के नीचे शब्द जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो के ऊपर जो हुआ वो क्या हुआ? आपका संबंध बोधक। समझ में आया? तो इतना ही है। देखिए इसमें अगर प्रकार की बात की जाएगी तो किस किस आधार पर प्रकार होता है हम सिर्फ बता रहे हैं। जैसे स्थान के आधार पर होगा, कहाँ है, किस दिशा में है। दिशा के आधार पर होगा, दिशा मतलब पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। काल के आधार पर हो जाएगा, कारण के आधार पर होगा, सीमा के आधार पर होगा, विरोध के आधार पर होगा। तो हम लोग आधार उसके स्थान आधार पर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि हम लोग को ये सब जो है वो संबंध बोधक का कार्य करता है। यही अगर अंग्रेजी में जाइएगा तो यहाँ बीच भी बहुत प्रकार का होता है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा। बीच शब्द कैसे होगा बताइए? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीच में बिटवीन बोलते हैं ना, तो किस बीच में होगा? बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? बिटवीन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? दो वस्तुओं या दो पर्सन के बीच में जब चीज होता है उस जगह में बिटवीन होता है। जैसे मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ, तो यहाँ राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैं इस क्लास के बीच में बैठा हूँ, तो वहाँ पर बिटवीन नहीं होगा, वहाँ पर बिटवीन मतलब मध्य होता है, वहाँ पर इन होगा। समझे? तो इसके आधार पर इंग्लिश में जाइएगा तो आपको बहुत चीज़ मिलेगा। जैसे बगल का अर्थ होता है बिसाइड, है ना, उसमें भी होता है। जैसे ऊपर का हो गया ओवर, ऊपर का अप भी होता है, डाउन, नीचे का डाउन भी होता है, नीचे का अंडर भी होता है। तो वहाँ जाइएगा तो वो बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन पढ़ना आपको इंग्लिश में भी है, पढ़ना है ना, इंग्लिश का सिलेबस है, तो इंग्लिश में भी हम लोग को यही सब चीज़ ग्रामर जानना है। फिलहाल हिंदी का जानिए, इंग्लिश का सर बताएंगे। ये समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? संबंध स्थापित करना यानी किस कौन सा वस्तु किस स्थान पर है, जिसमें कि आपको दो संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं, एक संज्ञा या एक सर्वनाम हो सकता है, दो सर्वनाम हो सकते हैं या दो संज्ञा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें हम लोग को। और इसमें जो बचा हुआ विस्मयादि बोधक है हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बताए थे ना, एक्सक्लामेशन वाला, ये चिन्ह के बारे में बताए थे ना? हाँ, क्या बताए थे? लिखवाए भले ही नहीं होंगे लेकिन बताए हैं। और ये हम आपको बहुत अच्छे से याद है, कारक शब्द जब हम बता रहे थे, कारक का जो लास्ट वाला होता है संबंध संबोधन, जिसमें हे, अजी, अहो, अरे इस तरह का शब्दों का प्रयोग होता है, किसी नामों का संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग बताए थे जैसे अरे ये क्या हो गया, इस तरह का शब्द है जो कि संबोधन वाला शब्द है, तो उसमें हम लोग क्या है, इस प्रकार का शब्द यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसी प्रकार इंग्लिश का लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है और कितने हैं? बताइए कौन कौन सा है? और हाँ, हाँ, और
इंटरजेक्शन, ठीक है। वही सब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में ही। नाउन बता चुके, प्रोनाउन बता चुके, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ये एडवर्ब मैंने बताया, ये प्रीपोजिशन बताया, कंजंक्शन नहीं बताया, उसको भी बता देंगे। ये है जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरजेक्शन है, जिसको एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं, जिसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। इस साइन को बोला जाता है एक्सक्लामेशन साइन, ठीक है। ये चिन्ह जो है एक्सक्लामेटरी साइन है, जो आपको उस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग में लाया जाएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, दुख का बोध हो, सुख का बोध हो। वैसे शब्दों के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा वर्ड है, उसके पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड है, दुख का वर्ड है, जिसमें कि आप लिख रहे हैं कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, है ना, लिख देते हैं। ये वाक्य क्या है, दुख प्रकट करने वाला वाक्य है, क्योंकि किसी के पिताजी का देहांत हो गया तो एक दुख वाली बात। लेकिन इस वाक्य में हमको ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस वाक्य को हमने उस प्रकार से नहीं लिखा। अगर हम इसी वाक्य को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे, अरे उसके पिताजी का देहांत हो गया, है ना, ये क्या है, आप थोड़े शॉकिंग तरीके से इस शब्द को, वाक्य को बोल रहे हैं। क्या इसके आगे अरे, ठीक है, उसके पिताजी का देहांत हो गया, तब जाके यहाँ पर हम ये शब्द लगाएं और ये वाक्य बन गया विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस। उसी प्रकार मेरा सर दर्द कर रहा है, एक सिंपल सा वाक्य है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ओह मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो जब आपने ओह बोला तो आप वाक्य को दूसरी ओर ले जाते हैं और उसमें आपके फेस का एक्सप्रेशन भी जो है वो बदल जाता है। कोई भी दुख को प्रकट कीजिएगा या सुख को प्रकट कीजिएगा या आश्चर्य को प्रकट कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आप अपने फेस का एक्सप्रेशन उस प्रकार से बोलते हैं। जैसे उसके पिताजी का देहांत हो गया, नॉर्मल, अरे उसके पिताजी का देहांत हो गया, आप ये चीज़ वाक्य को बोलकर देखिए, आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, हाव भाव होता है, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे हम जीत गए, अरे हम जीत गए, आप बोले ना, आपके चेहरे पे वो चमक आ रही है, आपके चेहरे पे वो खुशी आ रही है। आश्चर्य, कोई चीज़ देखते हैं आश्चर्यचकित तो ना, अरे बाप रे वो कितना लंबा पेड़ है, बोल रहे हैं, तो उसमें आपका आश्चर्य प्रकट हुआ, आपने बोला अरे बाप रे, तो वो क्या हो जाता है, आपका आश्चर्य वाला बात है, तो उसमें आप इस प्रकार का चिन्ह को लगाते हैं। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि इस प्रकार का वाक्य को पहचानने का यही तरीका है कि वाक्य में आपको यह चिन्ह जरूर मिलेगा, जिससे आप पहचानिएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। इंटरजेक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन जो है जिसको हिंदी में संयोजक या संयोजन बोला जाता है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बचा रह गया, ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या ग्रामर में बचा हुआ है, ठीक है। ग्रामर में जो बचा हुआ उसको करवाने के बाद फिर जो आप लोगों का पेडागोगी का जो चैप्टर है वो हम आप लोग का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आप लोग को फर्स्ट डे हम आप लोग को रूटीन लिखाए थे, शिक्षा शास्त्र का था, जिसमें कि बताया गया था, वो चीज़ देखिएगा, वो चीज़ प्रारंभ करेंगे, ठीक है। एक क्लास ग्रामर का एक और होगा, और पिछले सॉरी बहुत ज़्यादा हम इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप लोग से कि हम क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आप लोग को इस वीक में क्वेश्चन जरूर दे देंगे सेट बना कर, ठीक है। तो वो आप लोग कीजिएगा। अभी तक जो बताए हैं या पढ़ाए में कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, आप लोग रिवीजन नहीं करते, बेसिक चीज़ों को भूलना अच्छी बात नहीं है। आप लोग डिमांड करते हैं अलंकार पढ़ेंगे और आप लोग को संज्ञा सर्वनाम नहीं आ रहा, अलंकार पढ़ने जाइएगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा। इतना अलंकार है और उसको समझने और समझाने में ही मेरे को इतना टाइम लग जाएगा, समझे। तो अलंकार हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन एट द एंड बताएंगे, जब वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अलंकार शुरू करेंगे तो ये सारा चीज़ भी आप लोग भूल जाइएगा। बाकी जो जो चीज़ होता है हम बता रहे बेसिक ग्रामर में, और जो भी चीज़ होता है जैसे मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में मैंने चर्चा किया था, ये आप लोग को बताया है। अनेक शब्दों के एक शब्द भी मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, बस वो उतना ही नहीं है, बहुत सारा है। आप लोग उसको किताब में देखिए, चाहे गूगल में सर्च कीजिए, कहीं भी देखिए, आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है।
उसके अलावा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब उल्टा, ठीक है, वो हो गया। एक होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुने हो? क्या होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द? श्रुति मतलब सुनना, जो कि सुनने में एक जैसा होता है लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है, समझे? वैसे शब्द भी हैं, प्लस उसको और क्या बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है जी? सॉरी, पर्यायवाची मतलब तो ये होता है जिसका एक से अधिक अर्थ होता है। आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोग कोई बोल नहीं रहे, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उल्टा को तो विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे जल को नीर बोला जाता है, और पयोद भी बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है। जिस प्रकार आग को अग्नि बोला जाता है, अनल बोला जाता है, रोशनी को किरण बोला जाता है, ऐसे शब्द भी बहुत सारे हैं। तो विपरीतार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आ सकते हैं। हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ये जो बताया ना संयोजन, इसके साथ बता देंगे कुछ कुछ कि कैसा होता है। उसके आधार पर आप लोग उसको प्रिपेयर कीजिएगा। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, 15 ही क्वेश्चन आने वाला है इससे, लेकिन उससे एक दो जो भी आएगा वो हम लोग को करना है ना, तो एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है? चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? और पढ़ना है क्या? हम तो कम ही लेते हैं।